मेरा नाम है सोहन और मैं आपको पढ़ाता हूँ फिज़िक्स। तो आप तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जो अपनी इनिशियल में लॉगरिथमिक फंक्शन है, कैसे बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था। तो आज हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, 2 पॉइंट गिवन होंगे। तो उन 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली, यदि मैं कैसे भी कोई भी 2D कोऑर्डिनेट या 3D कुछ भी दे रखा हो, जैसे 2D दे रखा है, 2D में ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे कोई पॉइंट है A, जिसके मैं दे देता हूँ कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ पे ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, वो ये जो स्ट्रेट लाइन है, यही इनके बीच की डिस्टेंस है। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पे d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे ही यदि तुम्हें यहाँ पे z डायरेक्शन भी गिवन हो तो यहाँ पे और ऐड हो जाता है z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यहाँ पे यदि z1 z2 दे रखा हो, 3 डायमेंशंस में दे रखा हो ऐसे, तो ये तो सिंपली डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, जो कि 2 पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो निकालने का फॉर्मूला होता है। 3D में हो तो एक और एक यहाँ पे एडअप हो जाएगा। ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस नॉर्मल पढ़ेंगे। तो ये सब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन से मतलब इतना अपन ने जनरली छोटी क्लास में पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, तो वो अलग अलग फॉर्म है, वो पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन इतना पता चल गया है कि स्ट्रेट लाइन जैसे अपन 2D पढ़ेंगे कि मैक्सिमम जो यूज़ होगा वो अपने 2 डायमेंशंस में ही काम में आ जाएगा, उससे ज़्यादा अपने को जरूरत पड़ेगी। मान लो कि कोई यहाँ पे एक लाइन है, ये सिंपली एक लाइन है, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को समझने पड़ेंगे। पहली, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से बना देता हूँ तो थोड़ा सा सही रहेगा। ये एक लाइन है यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, ये है एंगल विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है यही थीटा। अब यदि मैं इसका tan ले लेता हूँ तो यही हो जाती है स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप, अब स्लोप का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइन है वो कितनी इंक्लिनेशन पे है, कितना कम इंक्लिनेशन है, ज़्यादा इंक्लिनेशन है। जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्लोप होगा। अब ये एक मैक्सिमम स्लोप है, मतलब ऐसे वर्टिकल हो गई तो इसका मतलब इसका स्लोप मैक्सिमम है जो कि 90 डिग्री पे होता है। इसके बाद जाएंगे तो स्लोप है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, मतलब एंगल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तुम रियल में देखोगे यदि कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे पहले ऐसे थी, ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ में इंक्रीज होने लग गई। अब देखो ये, अब ये ऐसे बना रही है यहाँ पे, तो मैक्सिमम वो वर्टिकल लाइन पे होती है मैक्सिमम स्लोप। तो यहाँ पे उसके बाद में ये स्लोप है वो डिक्रीज होने लगा, एंगल कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्लोप के लिए हम जो भी एंगल मेजर करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। तो अब ये हो गई स्लोप यहाँ पे। अब स्लोप के लिए यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया था, अब स्ट्रेट लाइन स्लोप वगैरह देख रहे थे तो हम कुछ स्लोप के बारे में देख लेते हैं, कब पॉजिटिव होती है, इंक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप है जिसको अपन लिखते हैं स्मॉल एम से, वो होगी पॉजिटिव स्लोप।
एम की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। और यदि कुछ ऐसा हो जाए तो एकदम वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो एकदम वर्टिकल स्लोप है, इसको स्लोप अपने इसको स्लोप डिफाइन नहीं कर सकती। टेन थीटा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, कोई मतलब डिफाइंड नहीं है, कुल मिला के मैक्सिमम स्लोप है, ये मैक्सिमम स्लोप है यहाँ। ऐसे ही मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरे डायग्राम में, और कौन कौन से केस पॉसिबल है। यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पे इसकी स्लोप है वो हो जाएगी जीरो, थीटा भी जीरो है, तो टेन जीरो जीरो ही होता है, तो इसकी स्लोप होती है जीरो। इसके बाद में ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे भी एक्स, ये वाई। अब क्या पॉसिबल है यहाँ, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसे है, तो इस केस में स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो ये है थीटा। थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उस केस में जो स्लोप होती है वो हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मतलब एम की वैल्यू होगी वो लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव होगी। एम की वैल्यू -1 हो सकता है, -1/3 हो सकता है, -√3 हो सकता है, कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ तक ठीक है। ये तो हो गई हम स्लोप की, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप की। अब देखो यहाँ पे स्लोप जीरो जीरो कैसे, और भी केसेस, जैसे यहाँ पे मैंने स्लोप जीरो वाला केस लिया था, इसकी भी स्लोप जीरो है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जैसे वर्टिकल स्लोप देखा था, तो ये भी बट इसका भी स्लोप मैक्सिमम है, इसका भी स्लोप मैक्सिमम है, तो यहाँ पे ये सब वर्टिकल लाइन्स है, तो इसकी स्लोप मैक्सिमम है, थीटा 90 डिग्री है। तो ये कुछ स्लोप की बात हो गई। अब यहाँ पे बोल देंगे कि तुम्हें दे रखा है थीटा बराबर 90 डिग्री या 45 डिग्री दे रखा है, तो उसके लिए लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे उस केस में, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री कितनी, तो अपन इन्फानाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक 45 डिग्री पे है, मैं यहाँ पे दूसरी स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, इसके पैरेलल ये भी यहाँ पे 45, ये एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये सब क्या है 45 डिग्री पे है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं ये, अब इक्वेशन देखते हैं कैसे इक्वेशन बनाते हैं। यदि तुम्हें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए दे रखा है x1, y1, पॉइंट बी दे रखा है x2, y2, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर होता है y माइनस y1, और यहाँ पे आ जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1। तो इसमें जो ये पॉइंट दे रखा है यही क्या है, स्लोप। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। अब तुम इसको ध्यान से देखो तो y2 माइनस y1 कुछ डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वाई से। ये डिफरेंस इन x है तो डेल्टा x, तो ये स्लोप होती है डेल वाई बाई डेल एक्स, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल नहीं बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। सेकेंड फॉर्म क्या हो सकती है कि तुम्हें यहाँ पे y इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट है वो तुम्हें पता है, y इंटरसेप्ट पता है, बता दिया है कि वो c है। तो उस केस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होती है y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ पे जो x के मल्टीप्लायर में होगा वो तो हो जाएगी तुम्हारी स्लोप, और जो y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट कैसे समझोगे, जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ,
ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक्स ये वाई। तो यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू है सी, तो ये पॉजिटिव तो प्लस सी। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स है ये वाई, मैंने ऐसे ड्रॉ की स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -2 दे दिया, और यहाँ पे थीटा भी दे दिया, तो मैं 45 डिग्री। तो इसकी इक्वेशन लिखो। तो तुम्हें वापस पॉइंट्स वगैरह कुछ दे नहीं रखे, एक ही पॉइंट्स दे रखा है। तो इस केस में क्या होता है, जब एक पॉइंट दे रखा हो या ऐसे स्लोप दे रखी हो, तो इसके लिए डायरेक्ट यूज़ करो y बराबर एम एक्स प्लस सी, या y बराबर m की वैल्यू होती है टेन थीटा इंटू एक्स और प्लस का सी। तो y बराबर हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव होता है 1 × x, और c की वैल्यू कितनी है, ये c है, नेगेटिव में है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर x-2, ऐसे ये इक्वेशन हो गई। दूसरा एक होता है कि तुम्हें इंटरसेप्ट फॉर्म में बताओ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताओ। थर्ड, तुम्हें जैसे एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे अब, ऐसे तुम्हें ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन दे दी, तो तुम्हें इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताइए, ये a है ये b है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो x इंटरसेप्ट कितना है a, प्लस y इंटरसेप्ट कितना है तो y/b। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, y इंटरसेप्ट की पॉजिटिव तो पॉजिटिव इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट की फॉर्म में है यहाँ पे। तो तुम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी स्लोप है वो ये होगी, और यहाँ पे इससे भी निकालोगे तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो ये एक थर्ड फॉर्म हो गई। तो मैं यहाँ पे फोर्थ फॉर्म की, तुम्हें यदि गिवन है स्लोप m गिवन है, और एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें उस स्ट्रेट लाइन पे x1, y1, कैसे, मतलब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट है x और ये y। अब इसके ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कैसे भी रैंडमली मैंने यहाँ पे बना दिया, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये दे रखा है x1, y1, और इसकी ये स्लोप है वो भी दे रखा है m। तो इसकी इक्वेशन लिखने का डायरेक्ट फॉर्म होता है y माइनस का y1 m x-x1। ये अपन डायरेक्ट जब स्लोप ऐसे पता हो या एंगल पता हो, कुछ भी गिवन हो, तो एक पॉइंट गिवन हो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म थे स्ट्रेट लाइन के, ये इससे ज़्यादा आपने हमारे सिलेबस में, मतलब अपने जो फिजिक्स के अंदर काम में नहीं आएगा, अपने को इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रेडियन एंगल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें सर्कल के बारे में देख लेते हैं, ये कुल मिला के सर्कल का पार्ट है कुछ, तो इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कि रेडियन, एक बार डेफिनेशन बोले, द आर्क लेंथ एल इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब ये एंगल थीटा फिक्स्ड है, तो ये जो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी वो आर्क लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। कैसे, डायग्राम समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाए, ये सेमी सेमी कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है, बट ट्राई करना कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो इसमें देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसकी स्मॉल आर है, और बड़े वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो तुम ध्यान से देखो कि पहले वाले के लिए जो आर्क लेंथ है एल, ये जो लेंथ होती है उसको आर्क लेंथ बोलते हैं, ये L2। तो सेकंड वाले के लिए जो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर है। तो यहाँ पे तुम्हें ये भी पता है कि L1 ये वाली लेंथ है और L2 ये वाली लेंथ है। तुम्हें ये भी पता है कि L1 छोटी है किससे, L2 से। तो यहाँ से इतना पता चल गया है कि जो आर्क लेंथ L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस रेडियस के। थीटा फिक्स कर दिया तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा आर, या एल बराबर आर थीटा, जो जिस फॉर्म में तुम याद रखना चाहोगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो थीटा बराबर हो जाएगा L/R, जिस फॉर्म में याद रखो। और तुम्हें एक डायमेंशनल एनालिसिस में आगे पढ़ोगे तुम, वो आगे ही बात कर देंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। तो ये
यहाँ पे एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा यहाँ पे रेडियन में आएगा, ध्यान रखना ये चीज़, डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। ये बात होगी। अब देखो एक सर्कल है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, पेरिफेरी कितनी होती है, सरकमफ्रेंस वो होता है 2πr। एरिया कितना होता है एक सर्कल का, वो होता है πr²। ये तो नॉर्मल सबको पता है। लेकिन तुम्हें एक सेगमेंट का यदि तुम्हें एरिया निकालना हो, मतलब यहाँ पे एक सर्कल है और ये एंगल थीटा है, तो अब तुम्हें यहाँ पे पूरा इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इतना ये वाला एरिया, तुम्हें ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि 2π यदि पूरा एंगल होता तो एरिया था πr²। यदि 1 रेडियन होता तो यहाँ पे आ जाता πr², 1/2π, मतलब ये 2π का डिवाइड में चला जाता। और यदि एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे वो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2r² थीटा। और ध्यान रखना ये थीटा है वो रेडियन में रखना है, नॉट इन डिग्री। तो ये एक सेगमेंट का एरिया निकालना आ गया अपनों, कैसे एरिया निकालते हैं, काम में पड़ता है, इसकी भी यूज़ आता है आगे, जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे। अब कुछ सर्कल के बारे में देख लेते हैं। मैंने कुछ एरिया वगैरह बेसिक थोड़ा सा कंप्लीट किया। अब सर्कल का कुछ फॉर्म होता है, कुछ सर्कल की इक्वेशन होती है। बेसिकली सर्कल क्या होता है, मैं इतना सबसे पहले ये बताना चाहिए। सर्कल सर्कल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है। लोकस मतलब पाथ, मतलब जो एक फिक्स्ड पॉइंट, ये होता है फिक्स्ड पॉइंट, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट से जो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। ये सारे पॉइंट है वो इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इन सारे पॉइंट का जो पाथ होता है, जो लोकस होता है, वही होता है सर्कल। तो मतलब ये है सर्कल। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो होता है सेंटर। और ये फिक्स्ड पॉइंट और कोई भी जो पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो होती है रेडियस, और ये होता है इसका डायमीटर। और डायमीटर की जो लेंथ होती है वो होती है 2r। ये तो बेसिक हो गया इसका। अब एक इसकी इक्वेशन फिक्स होती है। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मतलब इसकी इक्वेशन को तुम्हें याद रखना है। जब इसका सेंटर जब ओरिजिन पे हो, ये इसका ओरिजिन है, यदि इसका सेंटर हो जाएगा, ओरिजिन है तो 0,0, तो इसकी इक्वेशन होती है x² + y² = यदि इसकी रेडियस r है तो r²। इस फॉर्म में यदि कोई हो तो ये सर्कल की इक्वेशन है। दूसरा, मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ये पॉइंट दे रखा है h, ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। इस केस में इक्वेशन क्या होती है, देखो इसका x कोऑर्डिनेट h है, y कोऑर्डिनेट के है, तो यहाँ पे हो जाएगा x - h² और y कोऑर्डिनेट में y - k का स्क्वायर = r²। तो ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ पे सेकंड इस फॉर्म में भी, यहाँ पे x - h y - k का स्क्वायर, इस फॉर्म में भी सर्कल की इक्वेशन होती है। अब यदि तुम्हें यहाँ पे सर्कल का सेंटर दे रखा है 2,3, तो उसकी और रेडियस दे दी तुम्हें यहाँ पे मान लो कि 4, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन लिखो। ये सेंटर है, तुम्हें क्या करेगा, x - 2 का स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, प्लस y - 3 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर, या 16 डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। -6,3 दे दिया तो, और रेडियस दे दी 2, तो इस केस में इक्वेशन हो जाएगी x + 6 का स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, y - 3 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर 4, ये 2 है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है,
सर्कल का सेंटर कैसे पता करते हैं, कैसे इसकी रेडियस पता करते हैं। इसका मतलब है इक्वल के जो भी साइड में रहेगा, यदि इसका तुम रूट ले लोगे, जो भी वैल्यूज गिवन हो कंप्लीट वैल्यू का रूट ले लोगे, तो यहाँ पे वो तुम्हारी आ जाएगी रेडियस। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो इक्वल के साइड में आता है वो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, या जो भी दे रखा है तुम्हें उसको आर स्क्वायर के इक्वल करना है, तो वहाँ से तुम्हारी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब कुछ पाइथागोरस थ्योरम है उससे रिलेटेड देखते हैं। एक ट्राइंगल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो अपने काम में आएगी आगे पढ़ने में, वो देखते हैं। तो एक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और एक ट्राइंगल बनना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, जो थीटा होता है, थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। थीटा के साथ जो सबसे, या ऐसे समझो कि 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है उसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस, और जो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में होता है एंगल। ये एंगल है, ये बेस है, ये इसके साथ एंगल है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी कि एक तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो तुम्हें उस केस में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए ट्राइंगल के अंदर। फिर उसके लिए प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सी स्क्वायर होता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है हाइपोटेनियस, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब एक इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये लेते हैं, या अल्टीट्यूड बोल दो। तो 1/2 बेस, इसका ये बेस हो जाएगा, ये वैल्यू है ए, इंटू इसकी हाइट कितनी है, ये बी, तो ये बी, तो हाफ ए इंटू बी, ये इसका यहाँ पे एरिया हो जाएगा। कुछ और भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ है वो तुम्हें ध्यान रखनी है। ये जैसे कि 30, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा की बात नहीं की, तो अभी हम बात नहीं करते हैं, इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल के बारे में हो गया। कुछ आगे भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आगे देखेंगे। ट्राइंगल के बारे में इतना ही सफिशियंट है अभी के लिए। आगे आता है एलिप्स। यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली हुई, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, एलिप्स। एलिप्स देखो, बेसिकली तुम्हें यदि सही से समझना हो तो एलिप्स क्या, सर्कल क्या होता है, एलिप्स का ही एक पार्ट होता है। अब एलिप्स का पार्ट कैसे होता है वो आगे समझते हैं। एलिप्स का क्या मतलब होता है? एलिप्स एक एलिप्टिकल बॉडी होती है, मतलब प्रॉपर सर्कल नहीं होता। जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक एलिप्टिकल बॉडी है यहाँ पे इस शेप में बना रखी है। तो इसमें ये वाली जो लेंथ है उस, ये ए है, ये वाली लेंथ बी है। तो ऐसे ही मैं वापस यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से समझते हैं। क्योंकि ए बी इसका भी थोड़ा नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ये एलिप्स बनाया, थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब ध्यान रखना है इसमें एलिप्स में, देखो ये वाली लेंथ देखोगे और एक सेकंड लेंथ ये है, तो इसमें तुम कंपेयर करोगे तो ये इस लेंथ को वैल्यू ए देता हूँ, इसकी वैल्यू बी देता हूँ, तो मेरे को पता है कि वैल्यू ए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ ज़्यादा है, तो ये लेंथ ज़्यादा है तो मैं इसको बोलता हूँ सेमी। ये देखो दो एक्सिस है, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो तो ये मेजर एक्सिस हो जाती है, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। ये होती है लेंथ यहाँ पे, लेंथ ऑफ
सेमी मेजर एक्सिस और बी हो जाएगी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। मतलब यहाँ पे जो लेंथ है वो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो सेमी मेजर एक्सिस की हो जाएगी। इसका मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b। तो ये तो होगी a और b और ये इसका होता है सेंटर। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे ये लेंथ a है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमेशा फिक्स होती है। यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू आती है। या तुम ऐसे समझो कि x के नीचे x वाली टर्म्स में आई यहाँ पे a की वैल्यू और y तो यहाँ पे ये y के अलोंग लेंथ होती है वो वाई स्क्वायर की टर्म्स के नीचे आ जाएगी स्क्वायर की फॉर्म में। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था कि ये जो सर्कल होता है वो इलिप्स का पार्ट होता है। कैसे, मैं यदि a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे तो इसी में तुम रखोगे तो यहाँ से वो बन जाएगा सर्कल। तो कुल मिला के सर्कल इलिप्स का ही पार्ट होता है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें ध्यान रखने हैं तुम्हें। अब इसमें क्या होता है, दो फोकस होते हैं जिनको फोकाई भी तुम प्लूरल में फोकाई बोल दो। तो ये दो फोकस होते हैं यहाँ पे, यहाँ ये होता है F1 बोल दो, इसको नाम बोल दो F2। एक इसेंट्रिसिटी ई होता है, उसको भी डिफाइन करते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यदि ये टोटल लेंथ यहाँ तक ए है तो ये वाली लेंथ होती है ए इंटू ई। तो इसका मतलब इस फोकाई ये ए इंटू ई होती है, इसका मतलब फोकाई के कोऑर्डिनेट होता है ए ई कोमा 0। यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगी, F2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का ए ई कोमा 0। इसेंट्रिसिटी कुछ नहीं होती, एक ऐसा एक वेरिएबल होता है जो सर्कल पैराबोला हाइपरबोला इन सबको डिफ्रेंशिएट करता है कि ई की वैल्यू से कंपेयर करके अपन कर सकते हैं। अपने को इतना ज़्यादा नहीं है बट इतना थोड़ा सा नॉर्मल पता होना चाहिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें ई की वैल्यू काम में आती है। तो माइनस ए ई कोमा 0 और ई की वैल्यू ये होती है, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, इतना बेसिक है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इक्वेशन पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। पैराबोला क्या होता है ये बाद में देखते हैं, जो भी लिखा हुआ है। मैं डेफिनेशन वगैरह समझाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स में इतने काम आता नहीं, सिंपल शॉर्टकट रखता हूँ मैं। तो पैराबोला के टाइप कितने होते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ तुम्हें। ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे अब यहाँ पे पैराबोला के बारे में देखते हैं कि पैराबोला किस कितने टाइप का था। ये अपवर्ड पैराबोला है, सबसे मैक्सिमम यूज़ होता है।
ऐसा भी हो सकता है डाउनवर्ड पैराबोला, इस शेप में भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है, और ये और कुछ और भी टाइप्स के जो पैराबोला होते हैं वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा भी पैराबोला हो सकता है, ऐसा भी पैराबोला हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप के पैराबोला होते हैं जो काम में आएंगे वो बताता हूँ। मेनली सबसे ज़्यादा इस टाइप के पैराबोला काम में आते हैं, इस टाइप यहाँ ये ज़्यादा काम आएंगे, बाकी अपने यूज़ में नहीं आते इतने। तो इसकी इक्वेशन होती है y बराबर 4a वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस टाइप का फॉर्मूला। इसका होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4ax, और इसकी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। इसकी जो इक्वेशन होती है वो y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस शेप में होती है। इसकी भी सेम इसी भी टर्म्स में होती है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस टर्म। यहाँ पे वेरिएबल a b c कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाता है। तो ये इस टाइप के पैराबोला होते हैं। आप पैराबोला में भी इसेंट्रिसिटी भी होती है और उसमें भी कोऑर्डिनेट होते हैं। इसके भी जो अपेक्स होते हैं, जो इसका ये वाला अपेक्स बोलते हैं इसको, इसके भी कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। ये इतना काम में नहीं आता तो इतना नहीं समझते हैं, अपने पैराबोला के बारे में इतना रखना। अब जैसे यहाँ पे ये पैराबोला बना है, अब तुम्हें देखना है कि यहाँ पे वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो सिंपली यदि तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट यदि ये इस पॉइंट या वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो तुम्हें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ऐसे ही तुम्हें देखना एक्सिस को कट कर रहा है, क्या एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई को 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे वाई एक्सिस को कट नहीं करता है। तो ये सब मतलब वो आगे अपन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, इतना ही काम में आएगा। ये पैराबोला होता है। एक हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मेनली अपने पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही काम में आता है। इक्वेशन क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, यहाँ पे तुम आगे जाके क्लासों में पढ़ोगे कि तुम्हें जैसे पी वी ऐसे आता है, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट। तो इन सब के जो ग्राफ ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनते हैं। आगे तुम पढ़ोगे ना जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो उस केस में ये वाला हाइपरबोला वाला केस काम में आता है। अब कैसे देखते हैं, अब वो देखो जो हाइपर यहाँ पे भी पी वी बराबर कॉन्स्टेंट है, मतलब यहाँ पे मैं एक्स वाई की टर्म से तो एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट सी ले लेता हूँ। तो जो वाई है वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स यहाँ पे। तो इस टाइप का कोई भी जब रिलेशन दे रखा होता है तो एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी। देखो यहाँ पे ये वाई है, ये एक्स है, यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है तो x की वैल्यू बहुत कम है। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं तो x डायरेक्शन में की तरफ आगे जा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही है। x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल y की वैल्यू कम होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। नेगेटिव में हो माइनस का x तो ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ, मतलब पॉजिटिव में ऐसे भी बन सकता है दोनों केस में, और एक पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों में आ जाएगा। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आगे एक सर्कल की सबसे तगड़ी प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत काम में आती है और तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये प्रॉपर्टी अच्छे जो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम में आती है। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, मैं यहाँ पे इसका डायमीटर ड्रॉ कर दिया। तो इसमें क्या होता है, इसके डायामीटर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाकर एक सर्कल के ऊपर कैसी भी शेप में यदि तुम ज्योमेट्री बनाओगे, कंप्लीट नहीं बनी, ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया, किसी भी शेप में बनाओ ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। पर ध्यान रखना चाहिए डायमीटर के कॉर्नर पे होना चाहिए। कैसे भी बना दो, ऐसे करके ऐसे बनाओगे तो भी ये 90 डिग्री आएगा। तो ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है जिसको तुम्हें ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे पता चल गया कि ये एंगल यहाँ पे इस केस में θ1 है और ये एंगल हो जाएगा θ2। तो टोटल एंगल ट्राइंगल के 180 होता है, तो 90 प्लस θ1 प्लस θ2 हो जाएगा 180। तो यहाँ पे θ1 प्लस θ2 हो जाएगा 90 डिग्री की। तो ये इसमें ध्यान रखना है। एक दूसरी प्रॉपर्टी की, किसी सर्कल के ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट होती है, इसको टच करके जाती है तो उसकी टेंजेंट होती है। उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमेशा इस सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये सेंटर है, ये नहीं यहाँ पर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा काम में आएगी आगे जाके, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक इसका एरिया वगैरह सब हमने बात कर ली, तो वो वापस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसके एरिया, जो वॉल्यूम वगैरह एरिया होता है, जो भी नॉर्मल जियोमेट्री होती है वो काम करती है, तो वो भी देख लेते हैं। ये कौन है और इस कौन के लिए यहाँ पे इसका जो एरिया होता है वो, यदि तुम्हें इसके बाहर के जो कर्व वाला एरिया निकालना होता तो वो होता है πr/l। और टोटल यदि जो नीचे वाला एरिया ये वाला इंक्लूड करना है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके चारों तरफ का ऐसे कर्व्ड सरफेस, उसका यदि एरिया निकालोगे तो वो हो जाएगा πr/l प्लस r। ये टोटल एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ होता है 1/3 πr²h। एक यहाँ पे अपने इलिप्स पढ़ा था, तो इलिप्स का एरिया πab होता है। इसका जो एरिया होता है वो होता है πab। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। और इसके बाद में ए क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूब जब दे रखा हो ऐसे कुछ, लेंथ और विड्थ इक्वल हो, बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसकी साइड लेंथ ए है, हाइट लेंथ विड्थ ए है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। और इसका एरिया होता है, देखो इस एक साइड का एरिया कितना होगा a²। तो ऐसी टोटल 6 साइड है, तो 6 साइड का हो जाएगा 6 × a²। तो ये हो गया टोटल इसका एरिया 6a²। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसमें वर्ड छिपा हुआ है ट्राई, मतलब 3, और आगे मैट्रिक का मतलब मैट्रिक है समझो। तो एक मतलब 3 साइड होती है, उसमें एक ज्योमेट्री भी बनी रहती है 3 साइड से मिलकर, तो 3। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स रहेगी, मतलब अपने इसको कुल मिला के अपने पास में एक ट्राइंगल शेप में रहेगा। तो उसमें क्या क्या इस ट्राइंगल के बारे में अपनी स्टडी कर सकते हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यहाँ पे सबसे पहले एक एंगल आएगा, कुछ साइड्स रहेगी, कुल मिला के उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़नी है। तो इस वीडियो में आगे जाके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। मैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट नोट डाउन करके लेके आया हूँ, जो कि मतलब टाइम वेस्ट ना हो। मतलब जितना भी वीडियो अपन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें तुम्हें मैक्सिमम मैं कुछ समझा पाऊँ, मैक्सिमम गिन पाऊँ। जितना लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है वो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डायरेक्ट नोट डाउन करके, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो इसमें देखो यहाँ पे जो दे रखा है, एक सर्कल के अंदर, या सर्कल की बात नहीं करके मैं यहाँ पे एंगल की मेजर करता हूँ। यदि यहाँ पे इस वाले एंगल की बात करता हूँ थीटा, तो तुम बोलते हो 180 डिग्री, और 180 डिग्री है, और ये रेडियन में बात करते हैं तो पाई रेडियन है। तो तुम्हें यहाँ पाई रेडियन को ऐसे शो करते हैं, यहाँ जिसको सी टाइप से बना रहता है उसको रेडियन होते हैं, तो 180 डिग्री। तुम्हें बस सिंपली ये एक रिलेशन याद रखना है, उसके बाद सब कुछ ड्रॉ हो जाता है। तुम्हें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री है, तुम्हें उसको रेडियन में कन्वर्ट, यहाँ पे कन्वर्ट करना हो
तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एंगल 60 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 इंटू ए 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू क्या है पाई अपॉन 180, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया? तो ऐसे करते हैं। रिवर्स 1 रेडियन का देखना है, 1 रेडियन का, तो यहाँ पे पाई है वो डिवाइड में चला जाएगा 180 बाई पाई रेडियन। तो अब तुम्हें दे रखा है कि ये डिग्री में टोटल वैल्यू, तो तुम्हें मान लो कि पाई बाई 2 रेडियन दे रखा है। पाई बाई 2 रेडियन को पाई बाई 2 भी लिखते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। पाई बाई 2 को यदि तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जो पाई बाई 2 लिखा हुआ है इसको मैं पाई बाई 2 इंटू 1 रेडियन लिख सकता हूँ, तो पाई बाई 2 और 1 रेडियन की जगह लिख सकता हूँ 180 डिवाइड बाई पाई। पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे अपन एंगल को कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। रेडियन जनरली नहीं, जो अपने को सिलेबस में यूज़ करते हैं एज ऐसा यूनिट, जो भी वैल्यूज़ कन्वर्ट करते हैं वो रेडियन में ही लेंगे, तुम्हें ध्यान रखना है। तो एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये याद रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शन होते हैं जो अपने को पढ़ना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है जिसमें ये साइन कोस टेन बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। अब देखो एक सिंपल, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर ये एक्स और वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये कुछ बना रखा है, एक पॉइंट है जो एक्स कोमा वाई है। अब इसको मिलाकर एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, और इस सर्कल, यदि ये सर्कल बन गया तो तुम्हें पता है ये वाली लेंथ एक्स डायरेक्शन चले तो ये एक्स हो जाएगी, ये इतना वाई में चले तो ये वाई हो जाएगी, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से तुम्हें आर की वैल्यू पता चल जाएगी, ये 90 पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं यहाँ पे आर की वैल्यू इतना लिख सकता हूँ कि जो आर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनको डिफाइन कैसे करते हैं ये तुम्हें याद नहीं। एक होता है साइन थीटा, और एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। तो इनके फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुम्हें याद नहीं रहे तो एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला, ये वाला जो रेशियो है वो बताएगा साइन का, नेक्स्ट जो रेशियो है वो बताएगा कोस का, उसके नेक्स्ट रेशियो है वो बताएगा टेन का। यहाँ पे तो ये साइन कोस टेन के कुछ रेशियोज है, वो ऐसे तुम इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो ये फॉर्मूले तुम्हें तोते की तरह याद रखने हैं, एकदम कंठस्थ होने ही चाहिए। अब आगे अपन सेक कोसेक उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आगे जाके एक फॉर्मूला होता है तो उससे आ जाता है, अपने ज़्यादा काम में आएगा नहीं ये चीज़ें। तो ये चीज़ हो गई इसकी। अब आगे साइन की बात कर या कोसेक की बात कर रहे हैं। कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा होता है, फॉर्मूला होता है। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ऐसे कोस का भी होता है, सेक का भी होता है, कोट का भी होता है, वो आगे बढ़ेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एंगल, क्वाड्रेंट में एंगल कैसे मेजर करते हैं, कितना क्या होता है। यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो एक पहले वाले क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसका ये वाला थर्ड आ जाएगा, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, चारों में एंगल मेजर करते हैं। हमेशा एंगल मेजर करना है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज।
मेजर होगा पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जितने भी मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूँ, ये थीटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या रहेगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री रहेगा, इतना पता है। तो इस केस ये एंगल पे सेकंड के लिए एंगल मेजरमेंट ये सेकंड हो गया, ये थर्ड के लिए ये वाला एंगल यूज होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि कोई है ऐसे पॉइंट्स तो उसके लिए थीटा होगा, वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। यहाँ तक ठीक है। मैं एंगल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और आगे इसकी बात करूँगा तो 180 डिग्री, या इसको 2 पाई रेडियन भी पाई रेडियन भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री या 3 पाई/2। और ये आपस में 0 डिग्री या 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, ऐसे हो गए ये एंगल। मतलब कौन सी एक्सिस का क्या एंगल होता है वो उसकी बात हो गई। अब कुछ यहाँ पे बेसिक यूनिट्स और पाइथागोरस थ्योरम से डेराइव की हुई है, वो कुछ पढ़ लेते हैं अपन बेसिक में। कुछ इक्वलिटीज़ होती है, यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर अपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के रिवर्स कोसेक थीटा क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स। सेक थीटा क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स। कोट थीटा क्या होता है, इसका जस्ट टेन का रिवर्स। तो ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तुम्हें याद रखने। आगे आता है कि कोसेंट सेकेंड और कोटेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड एज। यहाँ पे अब कोसेंट एक सेकेंड है, एक कोटेंजेंट है, ये होता है, इसको बोलते हैं कोसेक। ये इसको कोसेक होता है। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। और कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। ये कुछ तीनों इनमें रिलेशन याद रखने। इसके बाद में आता है एंगल का खेल। ये बहुत ज़्यादा तुम्हें समझना है इसको, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एंगल का खेल देखते हैं, कैसे एंगल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या क्या चीज़ें आएगी यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल का एक बार और तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, 360 डिग्री भी बोलते हैं, और ये हो जाएगा पाई रेडियन। ये होता है पाई/2 या 90 डिग्री। ये हो जाएगा पाई या 180 डिग्री, ये एंगल पूरा। और यहाँ पे ये आ जाएगा 270 या 3 पाई/2, और यहाँ पे 2 पाई। ये सारे इन एक्सिस का। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस वाले जो एंगल आते हैं वहाँ पे फंक्शन नॉट चेंज्ड, और जो वर्टिकल लाइन है इस पे फंक्शन विल चेंज। अब क्या फंक्शन है क्या चेंज है आगे समझते हैं। तुम्हें इतनी ध्यान रखना है, जो वर्टिकल वाले एंगल आ जाएंगे ना तो उसमें फंक्शन है वो चेंज हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये जो एंगल आते हैं 0, 360, 720 या पाई, ये 2 पाई है यहाँ पे, सॉरी 2 पाई है। तो ऐसे पाई है 180 डिग्री आ जाए, इस पर फंक्शन चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता वो चीज़ें समझो। तो किसी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल दे दिया तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम ध्यान से समझोगे। 90 का मतलब ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं अभी। 90 यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 90 में से, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ। तो 90 में से ये कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक चीज़ एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ। मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है।
तुम्हें कास्ट वर्ड याद रखना, CAST, मतलब ये वर्ड याद रखना है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो A फॉर ऑल पॉजिटिव, एस से कौन कौन से फंक्शन आते हैं, साइन और साइन के साथ कौन सा फंक्शन था, कोसेक, टेन के साथ रिवर्स कोट, सी फॉर कोस, कोस का उल्टा सेक। तो इसके अंदर साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होता है, इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, अदर इज नेगेटिव। तो तुम्हें पॉजिटिव वाले याद रखने, नेगेटिव वाले अपने आप याद रह जाएंगे। तो ये हो गया। अब तुम्हें ये याद रखने, ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब तुम्हें इसके अंदर किस में क्या पॉजिटिव हो तुम्हें पता है, फंक्शन मैंने चेंज। अब देखो क्या क्या चीज़ें ध्यान से समझना। यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, तो मैंने क्या बोला, ये 90 डिग्री का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो ये वर्टिकल, ये वाली वर्टिकल वाली लाइन वाले एंगल आ गई 90 या 270। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल में क्या लिखा था, फंक्शन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री यहाँ पे ये वाला 90 तुम्हें देखना है, इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन क्या है, यहाँ पे साइन है वो चेंज होगा, कोस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, कोट फंक्शन है, सेक फंक्शन है, कोसेक फंक्शन है, तो ये सब चेंज हो जाएंगे। अब ये चेंज होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो साइन किस में चेंज होता है, साइन हमेशा ध्यान रखना कोस में चेंज होता है। कोस किस में होगा, साइन में हो जाएगा। टेन किस में होता है, कोट में, कोट होता है टेन के अंदर। सेक होता है कोसेक में, कोसेक होता है सेक के अंदर। साइन 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ध्यान रखना, इस कोस का साइन ही देखना, इनका साइन देखना है। कोस भी पॉजिटिव होता है, कोट भी, टेन भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो एंगल रहता है ना, जो माइनस के साथ लिखा है या प्लस के साथ लिखा है वो आता है थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। अरे ये चीज़ समझ में आई, ऐसे ऐसे ही देखो 360 प्लस थीटा है, मतलब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 360 यहाँ पे आ जाता है। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन, यहाँ पे साइन है तो ये भी साइन रहेगा, ये कोस है तो ये कोस रहेगा, ये टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। अब यहाँ पे साइन की बात करते हैं, 360 प्लस थीटा, देखो ये 360 हो गया प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे देखना, ये वाला एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कुछ भी डालो, मतलब बाकियों के लिए भी फ़र्क करेगा, गलत नहीं होगा, बट तुम्हें लेस देन 90 डिग्री रखना है। तो इसका मतलब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। ये हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन दे रखा है वो तुम्हें या तो ऐसे आ जाएगी 90 में प्लस थीटा करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, या 180 में से कुछ माइनस करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे एंगल कितना देर का, 90 डिग्री। तो जब भी ना ये वर्टिकल वाले एंगल हो फंक्शन चेंज होंगे, फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में होता है, कोस के अंदर, कोस होता है साइन के अंदर, टेन कोट में, कोट टेन के अंदर, सेक कोसेक में, कोसेक सेक के अंदर। 90 प्लस थीटा, अब यहाँ पे थीटा आएगा, ये जो है ये सब थीटा आएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं साइन की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक तो साइन पॉजिटिव होता है, एक कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे साइन है ये भी पॉजिटिव आएगा, ये कोसेक है ये भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बस ख़त्म। ऐसे ही 180 डिग्री दे रखा है तो
फंक्शन चेंज नहीं हुआ, साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा, कोस है तो कोस थीटा ही आएगा, टेन है तो टेन थीटा ही आएगा, यहाँ पे कोट थीटा आएगा, यहाँ पे सेक थीटा आएगा, कोस सेक थीटा आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बस खत्म। ये ऐसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। थर्ड क्वाड्रेंट में कब आ सकते हैं, जब अपन 270 डिग्री में से माइनस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या 180 में से प्लस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। दोनों केस में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, तो इसका मतलब है कि टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 180 डिग्री दे रखा है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब साइन तो साइन ही आएगा, कोस कोस थीटा ही आएगा, टेन टेन थीटा ही आएगा, कोट थीटा ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। 180, अब देखो प्लस थीटा कर रहे हैं, प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, सारे में प्लस थीटा है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट पॉजिटिव, तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव तो बाकी सब नेगेटिव, खत्म। साइन देखो 270 डिग्री वर्टिकल वाले दे रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है, साइन कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में, कोट किस में, टेन के अंदर, सेक किस में, कोसेक में, कोसेक किस में, सेक के अंदर, ये थीटा, थीटा तो ऐसे ही आएगा यहाँ पे, थीटा ऐसे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ऐसे तो ऐसे कर लोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा कर लोगे, ठीक है। मैं आगे जा रहा, अब एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बेसिकली जो पढ़ाया जाता है वो एकदम एग्जाम सेंट्रिक होता है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम साथ ही साथ बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा। साइन के अंदर माइनस आता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तुम्हें इसको ऐसे समझना है कि साइन, ये जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो कुछ ऐसे कर रहे हैं, थीटा नेगेटिव है तो मतलब इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये कुछ इस डायरेक्शन से यदि मेजर करूँ तो यहाँ पे यदि ये एंगल थीटा है तो मैं 360 यहाँ पे हो जाएगा साइन 360, और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट रहा हूँ तो माइनस थीटा करूँगा। 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो 3 साइन ही आएगा, और थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है। तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, कोस माइनस का जो होता है ऐसे याद रख लो, तो माइनस को कोस और माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन माइनस ऑफ थीटा टेन थीटा, ये हो गई। ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती है जो तुम्हें याद रखनी है। साइन थीटा को 0 डिग्री पे 360 45 60 90 डिग्री, बस इतना याद कर लेना, आगे वाले आ जाएंगे। ये टेबल तुम्हें याद होनी ही चाहिए, इसके बिना आगे तुम किसी भी वैल्यूज निकालोगे तो दिक्कत आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ है वो तुम्हें याद रखनी है कि किस फंक्शन कितनी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए 180 डिग्री 135 120 डिग्री की भी वैल्यू इंक्लूड करके लेके आया हूँ। बट तुम्हें यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये वैल्यूज़, ये टेबल याद होनी चाहिए, साइन की किस एंगल पे क्या क्या वैल्यू होती है, बस ये चीज़। साइड एंगल साइन ये देख लेते हैं, सम ऑफ ट्राइंगल और द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये बताया अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा और गामा तीनों की वैल्यू 180 डिग्री होती है। एक इसमें लाम्बी थ्योरम होती है। अब ये लाम्बी थ्योरम आज पढ़ लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। लाम्बी थ्योरम क्या होती है, जैसे मानो कि एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा है तो इसके सामने की साइड है, ये एंगल बीटा है तो यहाँ पे सामने साइड भी, ये एंगल गामा है तो इसके सामने का एंगल है सामने की साइड है सी। तो इस केस में क्या होता है कि लाम्बी थ्योरम क्या होती है कि जो साइड ए है तो इसका साइन और एंगल इस साइड ए के सामने का एंगल अल्फ़ा, बी ये लिखा तो इसके सामने एंगल तो इसका साइन ले लो साइन बीटा, और सी ये है तो इसके सामने का एंगल ये तो साइन सी ये। तो यहाँ पे ये एक लाम्बी थ्योरम होती है। बेसिक इक्विलिब्रियम में हो कोई बॉडी तो भी यहाँ पे ये
लामी थ्योरम आगे काम में आएगी, इसके क्वेश्चन करेंगे अपन जब एनएलएम पढ़ूंगा तो मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। आगे के लिए तुम्हें लामी थ्योरम ऐसे याद रखना है कि उसमें ए क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए।